हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम 17 चैप्टर्स में कर रहे हैं जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं शिखर क्या होता है, अधोतल क्या होता है, कैनोपी क्या होती है। जैसे हम देख रहे हैं वितान कैनोपी, यानी कि जैसे कोई पेड़ पौधों की ऊपरी परत जो है छोटे पौधों के ऊपर छत बना लेती है, तो यह क्या कहलाती है, वितान कहलाती है। इसी प्रकार जो छोटी परत है वह अधोतल कहलाती है, और इसी प्रकार जो नीचे वाली परत है उसके लिए ये परत जो है वितान का कार्य कर रही है और ये अधोतल का कार्य कर रही है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दिख रहा है इसमें ऊपर वाला वितान दिखाई दे रहा है। इसमें ये वितान दिखा रखा है, ऊपर वाले जो पौधों के शिखर हैं, और जो नीचे वाली लेयर है वो क्या कहलाती है बेटा, अधोतल कहलाती है। आगे देखिए, जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पौधों की इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों, शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया था। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर गल सड़ रही पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान नीचे गिरी हुई पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों, छोटे शाकों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ, जो गले सड़े पदार्थ थे, वो आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। दिख रहा है, यहाँ बहुत सारी पत्तियां पड़ी हुई हैं, कुछ हरी पत्तियां शाख उगी हुई हैं। ठीक है बेटा, तो काफ़ी स्पंजी टाइप लग रहा था। उसके बाद आगे देखिए, क्रियाकलाप 17.3 में एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। यदि 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटाइए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? यानी कि जब पदार्थ गलता सड़ता है तो उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। पहले ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखानों के लिए कुछ वृक्ष तो काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि पौधे उन्हें श्रेणी में आते हैं। परपोषी कौन होते हैं? जो स्वपोषियों को खाते हैं। ठीक है बेटा, और मृतपोषी कौन होते हैं? जो गले सड़े पदार्थों को खाते हैं। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेते हैं। सर्प को फिर उकाब, गरुड़ आदि खा लेते हैं। यह है श्रृंखला, यह जो अरेंजमेंट है जंतुओं की, ये क्या कहलाती है बेटा? ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? फूड चेन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जंतु आपस में, देखो बेटा, देखा जाए तो जैसे कि मान लो कोई बिल्ली है, वो चूहे को खा रही है, तो हम टोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। क्योंकि देखो, प्रकृति में ये जो सिस्टम है ये बड़े ही संतुलन के साथ चलता है। जो जीव दूसरे जीवों को खाते हैं, जो खाने वाले जीव हैं वो संख्या में ज़्यादा होते हैं, खाने वाले जीव संख्या में थोड़े होते हैं, और खाए जाने वाले जीव जो है संख्या में ज़्यादा होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको यहाँ से देती हूँ। अब घास ज़्यादा होती है या कीट ज़्यादा होते हैं? ऑब्वियसली घास ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद कीट ज़्यादा होते हैं, मेंढक ज़्यादा होते हैं? सिंपल सी बात है, कीट ज़्यादा होते हैं मेंढक की बजाय। उसके बाद मेंढक और सर्प में कौन ज़्यादा होते हैं? मेंढक ज़्यादा होते हैं, है ना बेटा। मेंढक को तो बहुत आसानी से हम देखते हैं। उसके बाद सर्प ज़्यादा होते हैं या गरुड़ ज़्यादा होते हैं? सीधी सी बात है बेटा, सर्प ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक चेन बनी हुई है वो प्रकृति में संतुलन के लिए बनी हुई है। अगर मान लीजिए
घास को खाने वाले कीट ना हो। देखिए बेटा, घास को खाने वाले अगर कीट ना हो तो क्या होगा, घास बहुत ज़्यादा उग जाएगी, है ना, उग के गल सड़ के, और हो सकता है कि वो नष्ट भी हो जाए बेटा, ठीक है ना। तो जो उसकी जो संख्या है उसको कम करने के लिए, उसकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए उसके भक्षक का होना ज़रूरी है। तो कीट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मेंढक उनको खा के और थोड़े से क्या कर देंगे बेटा, संख्या उनकी नियंत्रित कर देंगे। इसी प्रकार सांप मेंढकों को खा के उनकी संख्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार जो गरुड़ हैं वो सांपों को खा करके उनकी संख्या को निर्धारित करते हैं, ठीक है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, संबद्ध होती हैं। यदि एक आहार श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भाग पर निर्भर होता है। यदि हम वनों के किसी घटक जैसे वृक्षों को अलग कर दें तो इससे सभी अन्य घटक प्रभावित होंगे। कैसे बेटा, जैसे मान लीजिए सारे वृक्षों को काट दें तो शाकाहारी क्या खाएंगे, जैसे कि भैंस हैं, गाय हैं, हिरणे हैं, वो क्या खाएंगी, वो मर जाएंगी बिना भोजन के, शाकाहारी मर जाएंगे। अगर शाकाहारी मर जाएंगे तो मांसाहारी मर जाएंगे बेटा। तो इसीलिए जो वन है उनका प्रत्येक भाग उतना ही महत्वपूर्ण है। एक भाग अगर प्रभावित होता है तो दूसरे घटक अपने आप प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षेवन पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों, जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है? मृदा की ऊपरी परत में मिलता है, ठीक है बेटा। उसके बाद अपघटक क्या होते हैं यहाँ से हम कल पढ़ेंगे बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी तरह थैंक यू। कुछ बच्चों को शिकायत आती है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, वो ऊब भी जाते हैं और साथ में उनका डाटा भी काफ़ी खर्च होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।